अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले सारों को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू आपके पेशेंस का। अगर आपको याद हो, जब मैंने आखिरी शो किया था तो मैंने आपको बोला भी था कि अगला शो हम फिर जनवरी में करेंगे, और मैंने आपको डेट भी दी थी क्योंकि मैं थोड़े हॉलीडेज़ पे गया हुआ था। तो आई नो 3 वीक्स आई हैव बीन अवे। आई होप आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया होगा ये सारा पीरियड। और जिस तरह मैंने आपको जाने से पहले थोड़ा सा लेक्चर भी दिया था कि परेशानियाँ ज़िंदगी में रहती हैं, उसको इतना बड़ा मसला ना बनाएं, बस अपनी फैमिली के साथ ये टाइम इंजॉय करें। और यकीन करें, आप वापस आएंगे तो ये परेशानियाँ रहेंगी, और जब ये मसले हल होंगे कोई नई परेशानियाँ आ जाएंगी। और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है लोगों की, आप अकेले नहीं हैं, सारे इस चीज़ के अंदर हैं। सो हम लोग अपने कॉल्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारी एक्टिविटी नहीं हुई होगी बिकॉज मैं 3 वीक से शो नहीं कर रहा था, बट इंशाल्लाह आई एम बैक नाउ। और हम हर वीक पे अपना शो करेंगे, इमिग्रेशन विद तारिक। और सोशल मीडिया पे इसको ना भूलिएगा देखना, बिकॉज सारी बातें कोई ऐसे सवाल होते हैं या आपकी कॉल नहीं मिलती, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप जब शो देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि उसका आपके सवाल का जवाब मैंने किसी और कॉलर को दिया था, एंड इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी शो को देखा करें। पेशेंटली काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं लाइन पे, तो पहली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फर्स्टली सर आपको नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। And sir, I must say, I really like your show, the way आप इतने डेप्थ में और इतने डिटेल में आप सारे आंसर्स देते हैं. It's really appreciated. बड़ी मेहरबानी आपकी। सर मेरा क्वेश्चन है, सर मैंने 20 नवंबर को प्रीमियम कैटेगरी में अपना ILR के लिए अप्लाई किया था फ्रॉम टियर 2 जनरल, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट किए थे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सब अप टू डेट था। लेकिन उन्होंने सर मेरी एप्लीकेशन फर्दर इंक्वायरी में डाल दी विदाउट गिविंग मी एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद से उन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, मुझे कोई अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया है, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 35 to 40 days नाउ। और ऑन द सेकंड हैंड सर, मुझे एक्चुअली एक नई जॉब की ऑफर आ गई है मीनवाइल, व्हिच इज वेरी गुड, एंड आई एम रियली कीन टू जॉइन दैट जॉब। लेकिन मेरा पासपोर्ट भी इनके पास है, और मैं अब क्या करूं, मतलब मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, और ये कितना टाइम यूजुअली लगता है इस मतलब उनको रिस्पॉन्स करने में, यूकेबीए को। ऑलराइट, थैंक यू जी आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है कि जब एक दफ़ा आप एप्लीकेशन डाल देते हैं तो फिर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ स्पेकुलेट ना किया करें, बिकॉज अगर आप स्पेकुलेशन की तरफ चले जाएंगे आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। नहीं, अंधेरे में जब बंदा डरता है तो उनको साए नज़र आते हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं होती। इट्स सिमिलर टू दैट। तो बेसिकली जब एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाए, दैन रिमेंबर इट्स ओनली अ रिएक्टिव आपका सर्विस होनी चाहिए। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता आपके हक़ में डिसीजन नहीं आता तो फिर आप जाके उसको चैलेंज करें। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। यू मेड द एप्लीकेशन, नाउ वेट। ठीक है, अगर उन्होंने ऑडिट के लिए उठाई है, मुझे नहीं पता कि किस वजह से उन्होंने ऑडिट के लिए उठाई है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो उनका स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है टियर 2 एप्लीकेशन में, ये होता है कि जारी बात है आपने इस वीज़े के ऊपर 5 साल गुजारे हैं, और जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपना मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, तो कभी कभी दे जस्ट वांट टू गो बैक टू द HMRC और आपके 5 साल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि जो आपकी PAYE है वो इन अकॉर्डेंस विद दी जो कॉस्ट के ऊपर लिखी गई थी उसी तरह आपको दी गई है या नहीं। एंड दैट्स द वेरी स्टैंडर्ड जनरल रूल जिसके ऊपर वो ऑडिट उठाते हैं कि PAYE का रिकॉर्ड आपका चेक करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि घबराने की बात नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपका डिसीजन जल्दी आए तो मैं हर एक से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लोकल MP के पास जाएं, आस्क योर MP, अपनी सिचुएशन उनको एक्सप्लेन करें, और MP फिर होम ऑफिस को ख़त लिखेगा, एंड देन देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाए। जहाँ तक नई जॉब ज्वाइन करने की बात है, ऑफ कोर्स आपने होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ी होगी कि जब आप अप्लाई करते हैं, जब तक हम आपको वीज़ा नहीं देते, आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली हो, सेक्शन 3C आपका कंटिन्यूड हो, तो जो वीज़ा कंडीशन होती है जिसमें वर्क कंडीशन होती है वो वाली होती है जो ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ थी। यानी कि क्योंकि आप एक स्पॉन्सर्ड वर्कर थे, तो जब तक आपको वो इंडेफिनिट आपका नहीं देते, या अगर आपने इंडेफिनिट एप्लीकेशन डाली है तो आप बेहतर है कि नई जॉब को ज्वाइन ना करें। बिकॉज अगर आपने नई जॉब ज्वाइन की तो फिर सारी बात है, राइट नाउ यू आर ऑन अ टियर 2 वीज़ा, तो फिर उनको आपको कॉस्ट इशू करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर जॉब बहुत अच्छी है, ट्राई करें कि वो थोड़ा अंडरस्टैंड करें आपकी सिचुएशन को, और थोड़ा सा डिले कर दें आपकी अपॉइंटमेंट को सब्जेक्ट टू योर ग्रांट ऑफ वीज़ा। या अगर
बहुत अच्छी जॉब है और आप उनको ये बात नहीं बोलना चाहते, तो फिर सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि सुबह अपने एमपी के पास जाएं, उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करें, एमपी होम ऑफिस को ख़त लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि होम ऑफिस आपको बड़ी जल्दी डिसीजन दे दे। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली यू मे मिस दिस अपॉर्चुनिटी उस जॉब के साथ, बट फिक्र ना करें। इफ़ यू आर केपेबल टू गेट दिस जॉब, आई एम प्रीटी श्योर विल बी केपेबल, और इससे भी शायद बेहतर जॉब आपका आगे इंतजार कर रही हो। बट फॉर द टाइम बिंग घबराए नहीं एंड गो टू योर लोकल एमपी एंड आस्क देम टू चेस द होम ऑफिस फॉर अ डिसीजन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरी नेशनैलिटी कीनिया की है, ठीक है, और मैं बाय बोर्न जो ना वो इंडिया से हूँ। अच्छा, ठीक है, और मैंने कीनिया से यहाँ के असालम किया था और उस पे मुझे ना 5 साल की ह्यूमन प्रोटेक्शन वीजा मिला है, ठीक है, और ड्यूअल नेशनैलिटी भी नहीं है, मतलब मैंने वो वहाँ जाके कीनिया की नेशनैलिटी ले ली और इंडिया कह दिया वो सरेंडर कर दी, ठीक है। तो अभी मैं कीनिया से यहाँ के मैंने असालम किया था, वो 5 साल प्रोटेक्शन मिला है, तो अभी क्या मैं उस पे इंडिया ट्रेवल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ओके, बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखिए, नॉर्मली होता ये है कि जब आप लोग असाइलम करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि एक कंडीशन होती है असाइलम की। क्यों लोग असाइलम करते हैं? वो कहते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मैं अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकता। तभी वो लोगों को जब असाइलम मिलता है तो ज़्यादातर उनको वो ब्लैक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलता है जिसकी बेसिस पे वो ट्रैवल करते हैं। तो अगर आपने ये बोला था कि मेरी जान को ख़तरा कीनिया से है, तो ज़ाहिर बात है अगर आप इंडिया जाते हैं तो वो कोई आपके सर्कमस्टेंसेस में फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने बोला कि मेरी जान को ख़तरा कीनिया में, जिसकी बेसिस में आपने प्रोटेक्शन क्लेम लिया हुआ है। अगर आपका प्रोटेक्शन क्लेम इस बेसिस पे कि मेरी जान को ख़तरा इंडिया से है, तो ज़ाहिर बात है अगर आप इंडिया जाते हैं तो वो कल ये बात बोल सकते हैं आपको कि जी आपने तो कहा था आपकी जान को ख़तरा है, अब आप उसी मुल्क में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, अब आपको हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपने प्रोटेक्शन किस बेसिस पे ली है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने बोला मेरी जान को ख़तरा है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने यही बोला होगा कि फ़लाँ कंट्री में जाने से मुझे ख़तरा है, तभी तो उन्होंने आपको यहाँ प्रोटेक्शन दी है इस कंट्री के अंदर। तो उस कंट्री का मुझे नाम नहीं पता है, वो कीनिया है या इंडिया है, तो उस हिसाब से आप ख़ुद समझ जाएंगे कि मैं क्या बात आपको समझा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से फिर आप उस कंट्री में अगर जाते हैं तो दे कैन अज्यूम कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपके हो गए हैं, अब आपके पास प्रोटेक्शन है, हमें आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आपके लिए इशू बन सकता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, मुझे आपसे 2 सवाल करने थे। हाँ हाँ बोलो। जी तारिक भाई, एक सवाल तो मेरा ये है कि मेरी बच्ची जो वो 7 साल की होने वाली है और मेरा असलम का केस था जो रिफ्यूज हुआ, तो मैंने परमिशन टू अपील दी हुई है। अब 1 हफ्ते में मेरी बच्ची 7 साल की हो जाएगी, तो सवाल मेरा ये है कि मुझे जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो होम ऑफिस में करने हैं या जो कोर्ट है वहाँ करने होंगे? ओके। और सेकंड ये है कि अगर मुझे होम ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो क्या होम ऑफिस मुझसे फीस चार्ज करेगा? ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए जी, पहली बात ये है जो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका असाइलम का क्लेम चल रहा है। उसको अगर आपने मेरे पुराने शो देखे हो तो मैं ये भी बोलता हूँ लोगों को, अगर आपका असाइलम का क्लेम चल रहा है और आपने कोई फ्रेश एविडेंस डालना है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट एप्लीकेशन या कुछ भी, तो होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि आप क्रॉयडन खैर माजरत खाओ, आप लिवरपूल कॉल करते हैं और अपनी फ्रेश सबमिशन की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं और आप लिवरपूल जाके अपने कागजात जमा कराते हैं। तो ये जो फ्रेश सबमिशन या फर्दर सबमिशन की अपॉइंटमेंट है लिवरपूल में, ये फ्री ऑफ चार्ज है। आपके लॉयर आपसे पैसे ले सकते हैं लीगल कॉस्ट, लेकिन होम ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि 8 जनवरी से डबल हो गया IHS, तो उसकी वजह से आपके अब कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आपने सिर्फ वो फॉर्म भर के जमा कराना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो उसमें ये बात का ख्याल रखें कि जब आप लिवरपूल जाके अपने कागजात जमा कराएंगे, बच्चे को 7 साल हो गए, लेकिन सिर्फ 7 साल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने ये भी प्रूव करना है कि वाई वुड इट बी अनरीजनेबल, नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तो वो भी 7 कागजात उसके ऊपर भी लाजमी लगाइएगा। सो इन शॉर्ट, जो आपकी PTA यानी कि परमिशन एप्लीकेशन चल रही है कोर्ट में, वो आपकी मर्ज़ी है कि छोड़ें या उसको विड्रॉ करें। आई डू नॉट
वांट टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट बिकॉज वो कागजात मैंने आपके नहीं देखे। लेकिन ये जो फ्रेश क्लेम है ये आप एनी टाइम निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि आपके बच्चे को 7 साल होने को आए हैं तो फिर आप फ्रेश क्लेम अपना बुक कर लें, बट मेक श्योर ये करें कि जो डेट मिले आपको फ्रेश क्लेम की वो 7 साल होने के बाद की हो, ताकि जब आप जमा कराएं तो यू कैन मेक दैट आर्गूमेंट कि एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बच्चे को 7 साल हो गए। होम ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं होती, जो आपके लीगल रेप आपसे पैसे लेंगे वो अपनी जगह है। इससे पहले मैं एक और कॉल लूँ, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्योंकि पीछे लड़के बैठे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो मैं आज आया 3 वीक्स के बाद आया, तो मैं बैठा तो मुझे काफ़ी चेंजेस लगी हैं बिकॉज इन्होंने नई लाइट्स लगाए हैं, होप टीवी पे आपको पता चल रहा हो, और इन्होंने कहा तारिक भाई HHD हमने नया कैमरा लगाया है, मतलब इट्स वेरी चेंज। लेकिन एक बात में लड़कों को पीछे सुन रहे हैं कि ये कान वाला उसी तरह है भाई, अभी भी बार बार अंदर करना पड़ता है, इस पर भी थोड़ा खर्चा करना चाहिए था। एनीवे अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर सर जी, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे 2 सवाल है, सेम पहले क्लाइंट की तरह ही है ना, बेटी है 7 ईयर। सर जी क्लाइंट कोई नहीं है मेरा, आप पास एक कॉलर है और मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, बट मुझे समझ आ गई आपका कहने का क्या मतलब था। FLR ओ पाई सी 2.5 हो गया ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ 7 ईयर ਵੀਜ਼ੇ ਚ ਸੂਚ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸਰ? मैं एक सवाल ਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है, एक सवाल आपका ये हो गया। सेकंड सवाल मेरा यह भी 7 ईयर ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 7 ईयर ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NHS ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ NHS ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ मैं। बड़ी मेहरबानी सर। कोई और आपका सवाल? और तो नहीं अजय कोई भी हैगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा सर, प्लीज़ बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है? ओके, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आई थिंक जब मैं इनका बात सुना था मुझे लड़के कह रहे थे कि इसका भी कुछ करेंगे बाद में। आई थिंक नेक्स्ट टाइम टेप लगाऊंगा मैं इधर। अच्छा जी, अब ज़रा मैं भाई आपकी बात, जो मुझे आपकी बात समझ आई है कि आपने एप्लीकेशन डाली, काफ़ी अर्सा उनके पास पेंडिंग रही है FLRO, लेकिन अब जाके आपके बच्चे को 7 साल हो गए हैं, तो क्या जी मैं उसको वेरी करूं या नहीं? अब मैं जो आपको बोला था ना कि मेरी बात गौर से सुने, तो प्लीज़ इस बात को ज़रा नोट करें जो मैं भी आपको कहने लगा हूँ। ये थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कहने लगा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आए। पहली बात, जब कोई बंदा एप्लीकेशन डालता है और यहाँ एप्लीकेशन डाली, आपकी सूरत में FLR है और इधर आके उनकी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए और वो कहते हैं, इस आपके केस में इधर इस स्टेज पे आके बच्ची के 7 साल हो गए, तो आप कहते हैं जी मैं एप्लीकेशन को वेरी करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप एप्लीकेशन को इधर आके वेरी करोगे, ठीक है हम वेरी एप्लीकेशन आपकी मानेंगे, लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी पीछे वाली रहेगी। इन अदर वर्ड्स, बच्ची को 7 साल इधर होके आए हैं और आप वेरी करते हो कि जी हमने तो आपकी फीसें दी हुई हम वेरी कर रहे हैं, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाद में जब डिसीजन देंगे तो कहेंगे ओ जी बच्ची को 7 साल ही नहीं हुए। आप कहोगे जी कैसी बात आप कर रहे हैं, हमने वेरिएशन की जब एप्लीकेशन डाली थी बच्चे को 7 साल हो गए थे। तो वो फिर अपनी पॉलिसी आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि जो वेरिएशन की एप्लीकेशन होती है उसमें अगर आप हमारी पॉलिसी पढ़ें तो डेट ऑफ एप्लीकेशन वही रहती है जो ओरिजिनल एप्लीकेशन की थी, तो उस वक्त आपके बच्चे को 7 साल नहीं हुए थे। तो इन अदर वर्ड्स जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन को वेरी ना करें, सिंपल एज दैट। तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा जी अगर वेरी ना करें क्योंकि वेरी के वक्त वो डेट पीछे ले जाते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन की रखते हैं, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? अब मैं वो आपको बताने लगा हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप उनको बोलें कि जी ये लें नई एप्लीकेशन और आप उनको दोबारा से सारी फ़ीस दे दें और उनको बोलें जी मेरी पुरानी फ़ीस सारी रिफ़ंड कर दें, तो वो आपको पुरानी फ़ीस सारी रिफ़ंड कर देंगे। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। सेकेंड, और ये सेफ़ ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा। अब उन्होंने ये चीज़ हटा दी है बिकॉज उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होम ऑफिस को। जितने भी पुराने FLR FP के फॉर्म्स थे, अगर आप उनका पहले पेज के अंदर देखें तो लिखा हुआ था कि अंडर सेक्शन 120 अगर आप हमें कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि आपने अभी तक हमें नहीं बताई तो आप हमें बता दें। कानून या ये बोलता है कि या पॉलिसी ये बोलती है कि जो सेक्शन 120 है उस पर कोई लिमिट नहीं होती, एनी टाइम आप सेक्शन 120 होम ऑफिस को
पेश कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बोलें हाँ जी मैंने एप्लीकेशन की थी लेकिन अंडर सेक्शन 120 इस डेट पे आके मेरे हालात चेंज हो गए, अब मेरे बच्चे को 7 साल हो गए हैं। सेक्शन 120 फ्री ऑफ चार्ज होता है और वो डेट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर फिर काउंट हो जाता है कि ये डेट है। लेकिन वो सेक्शन 120 आपको मिला है या नहीं मिला, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपने जमा करके भेजा था उसको देखना पड़ेगा। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आया आप नई एप्लीकेशन डालें, पुरानी को विड्रॉ करके और पैसे दें दोबारा से और वो पुराने रिफ़ंड हो जाएंगे, या देखें अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे सेक्शन 120 का ऑप्शन था पहले पेज पे तो उसके तहत आप उनको अपडेट कर दें। वो सेक्शन 120 के तहत एप्लीकेशन होती है, उसमें कोई फ़ीस नहीं होती। जहाँ तक चांस की बात है, देखें अगर आप मेरे पुराने सारे शो देखें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी नज़र में जिस बच्चे को इस मुल्क में 7 साल हो गए हों उसको यहाँ स्टे मिलना चाहिए, सिंपल इज़ दैट। लेकिन अगर आप देखें जो मूवमेंट हो रही है कानून के अंदर, स्पेशली जो कि वो नाइजीरिया का केस है जिसकी बेसिस पे होम ऑफिस बहुत ज़्यादा एक्शन लेना शुरू कर दिया है, मैं उस पर किसी और दिन जिक्र करूँगा डिटेल में, लेकिन होम ऑफिस ने काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि वो नाइजीरिया के बाद, जो कि मेरी नज़र में उनको नहीं होना चाहिए था बट वो हो गए हैं, सो दैट्स देयर थिंग। तो थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है केसेस के अंदर, लेकिन फ़ाइट करें। हर एक को मैं एक बात बोलता हूँ, बच्चे को 7 साल हो गए हैं, फ़ाइट योर कॉर्नर और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। मेरी तो यही दुआ है आप लोगों के साथ। ओके जी, अब मुझे बताया जाता है कि हमारी ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले आई थिंक स्क्रीन पे एक ईमेल आ रही होगी, तो अगर कोई ऐसी बात है कि मैं आपका किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका तो आप उस पर भेज दें ईमेल पे। लेकिन प्लीज़, मुझे बहुत सारी ईमेल आती है, मेरी और भी बड़ी कमिटमेंट्स होती हैं, तो मैं पहले से आपसे माजरत ख्वाऊँ, आई डू अपॉलोजाइज़ अगर किसी वजह से मैं आपकी ईमेल का जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है और बड़ी कमिटमेंट होती हैं जो मुझे पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन एज अ कर्टसी मैं आपको ईमेल देता हूँ। वरना जिस तरह मैंने आपको बोला है कि सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी शो को फॉलो करें, तो उधर आपको और भी बड़ा फ़ायदा होगा, बिकॉज आपके शायद सवाल का जवाब आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद विल टेक सम मोर कॉल्स। बैक टू द शो। हम अभी और कॉल्स नहीं, और कॉल्स लेने से पहले ब्रेक पे इन्होंने मुझे नए ईयर प्लग्स दिए हैं, सो आई होप अब मैं हाथ ऊपर नहीं करूँगा, दैट मीन्स बहुत पैसा लगाया है इस क्रिसमस में भाई स्टूडियो ने। नए ईयर प्लग्स, नई लाइटिंग, HHD नया कैमरा, लेट्स स्टार्ट देयर। ओके जी, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तारिक साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तारिक साहब, अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी अहमद भाई। तारिक साहब, मेरी अपील अलाउ हुई है अंडर आर्टिकल 8 7 ईयर्स बच्चों के बेस पे। ठीक है। और मेरा टोइक का भी मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया सब चीज़ें। तो वो भी अपील उसी में सेम ही अपील थी, वो अलाउ हो गई मेरी। तो मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मेरी जो डिटर्मिनेशन लेटर जो है वो 20 दिसंबर को उन्होंने पोस्ट किया था और मुझे 21 तारीख को मिला है। तो उस दिन से लेके 14 दिन का टाइम होता है होम ऑफिस को चैलेंज करने का, या 14 वर्किंग डेज का होता है? ठीक है, थैंक यू। देखें, नॉर्मली होता है कि उनके पास 14 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको एकदम पता नहीं चलता, बिकॉज जैसे ही वो कोर्ट में जमा कराते हैं आपको इंडिकेशन नहीं होती। लेकिन जिस टाइप का आप केस बोल रहे हैं, आई डाउट कि होम ऑफिस आपके ख़िलाफ़ कोई भी रिव्यू डालेगा। सो आप घबराएं नहीं, और अगर कोई डालता भी है तो आई एम प्रीटी होपफुल कि आप आगे जाके यू विल बी ऑल राइट। और उसकी मैं आपको थोड़ी सी वजह बता देता हूँ, क्योंकि आपसे पहले भी मुझे काफ़ी लोग कॉल करते हैं और आपने जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा इसकी जस्टिफिकेशन दे दूँ कि चक्कर क्या है। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, जी टोइक है, तो होम ऑफिस ने हमें तो रिफ्यूज़ कर दिया टोइक की बेस पे, लेकिन अगर हम बच्चे की बेस पे जाएंगे तो क्या टोइक वाली चीज़ हमारी एप्लीकेशन पे हर्ज करेगी या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और आप भी क्यों कोर्ट में जीते। होता ये है कि ज़ाहिर बात है, टोइक का इशू जब आप अपनी एप्लीकेशन की तो गुड कैरेक्टर के अंदर आते हैं, दोज आर द फैक्टर्स जो रेलिवेंट होते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं कोर्ट के अंदर, देयर इज़ अ थिंग जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन एक्ट 2014। जो जज ने आपका आर्टिकल 8 क्लेम जब असेस करना है, तो उसने होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी करना है, इमिग्रेशन रूल के हिसाब से भी करना है, होम ऑफिस की पॉलिसी के हिसाब से भी करना है, एंड इमिग्रेशन एक्ट 2014 जिसका होम ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इमिग्रेशन एक्ट 2014 है वो ये बात भी बोलता है, उसका एक सेक्शन है 117 जो ये बात बोलता है कि जी अगर आप इस कंट्री में हैं और आप फॉरेन क्रिमिनल नहीं है, मीनिंग जिन लोगों को 12 महीने से ऊपर की सज़ा होती है, तो हम आपको इस कंट्री के अंदर स्टे दे देंगे अगर आप
क्या एक रिलेशनशिप है किसी बच्चे के साथ, चाहे वो ब्रिटिश हो या उसने इस मुल्क में 7 साल गुजार लिए हो। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि पेरेंटल रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर हों, वो बच्चा किसी और का भी हो सकता है, आपकी स्पाउस पार्टनर के एक्स हस्बैंड का, लेकिन आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ। And it is not reasonable for the child to leave the United Kingdom. तो ये जो सेक्शन 117 है, इसमें आपका टोएक और अगर कोई और आपका करेक्टर ख़राब है, ये अप्लाई नहीं होता एक तरीके से। तो वहाँ से फिर आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि आपके बच्चे को वीज़ा मिला और आपने अंडर सेक्शन 117(6) जाके जज को बोला कि जी उसमें तो ये लिखा गया है कि मैं इधर हूँ, मेरी पेरेंटल रिलेशनशिप है बच्चे के साथ, बच्चे को 7 साल हो गए, एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, नॉट रीजनेबल, बिकॉज उसी बेस पे बच्चे को मिला है तो जी मुझे भी दे दें, और उस बेसिस पे आपको मिल जाता है। तो ये एक तरह से आपका बैकडोर होता है अगर आपके टोइक के मसले मसाइल थे। और इस वजह से होम ऑफिस को भी पता है अगर इन केसेस को वो फर्दर लेके जाएंगे, आप दोबारा जाके ये बात कोर्ट के अंदर बोलेंगे, तो अनलेस कोर्ट ऑफ अपील से कल कोई ऐसी डिटर्मिनेशन आती है जो इस सेटअप को चेंज कर दे, सारे टोइक वाले इस वजह से बच के आराम से निकल जाते हैं। तो ये बात अब होम ऑफिस को भी पता है, तो इसलिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं कि वो आपको चैलेंज करेंगे, बिकॉज अगर चैलेंज करते हैं आप दोबारा वो बात जाके कोर्ट में बोल देंगे और दोबारा आपके हक में फैसला होगा, अनलेस कल कोर्ट ऑफ अपील कोई ऐसी डिटर्मिनेशन दे दे जिससे ये सारा सेटअप चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का अहमद भाई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी पूछिए। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने JR अप्लाई की हुई थी। सॉरी, आपने क्या अप्लाई किया हुआ था? JR के लिए केस डाला हुआ था एज ए सिंगल मदर, और मेरी बेटी है वो जून में 7 की होने वाली है, और उसका कोई भी रिजल्ट या कुछ भी नहीं आया JR का अभी तक। और ये पूछना था कितना टाइम लगेगा, वो मेरा टाइम जो पीरियड रहता है ये 5 मंथ 3-7 ईयर होने के लिए, क्या उसमें हो जाएगा या डिसीजन जल्दी आ जाएगा कुछ भी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम सेपरेट हो चुके हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, ये भी 2 ईयर हो चुके हैं, और मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी के फादर भी ये इसके बिहाफ पे केस लगा सकते हैं 7 ईयर का। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, पहली बात यह है कि मैंने आपका जुडिशल रिव्यू केस के कागजात नहीं पढ़े, तो मुझे उसके मेरिट का नहीं पता, तो मैं ये कमेंट नहीं कह सकता कि आया आपका जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन कामयाब होगी या नहीं। लेकिन अगर आपका कहने का मतलब ये था कि तारिक भाई मेरे 5 महीने रह गए हैं, क्या जुडिशल रिव्यू में मेरा ये टाइम गुजर जाएगा, तो उसकी तो आपको फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप सिंगल मदर हैं या अगर आप कपल भी होते और आपका बच्चा है, तो होम ऑफिस अभी आपको डिटेन नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब होम ऑफिस की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम फैमिली लोगों को डिटेन करेंगे। तो अगर आपका कोई केस भी ना होता और आप जाके रिपोर्टिंग कर रहे होते, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तंग ही करते कि अच्छा जी हमारी फैमिली रिटर्न टीम से मिलें, बताएं आप कब जाना चाहते हैं, तो आपके 5 महीने वैसे ही गुजर जाते। तो अगर आपको फ़िक्र ये है कि जी JR में मेरे 5 महीने गुजर जाएँ, तो मुझे उसका पता नहीं कि गुजरेंगे या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी गुजरते तो कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ बच्चों के साथ वो आजकल आपको डिटेन नहीं कर रहे। तो वो बात क्लियर हो गई। तो आई विश यू द बेस्ट कि जब बच्ची के 7 साल हो जाएं और आप एप्लीकेशन डालें, आई विश यू द बेस्ट कि आप सक्सेसफुल हों। अब आ जाते हैं आपके हस्बैंड की तरफ जो आपसे सेपरेटेड हैं। बिल्कुल जी, अगर आपकी बेटी को यहाँ वीज़ा मिल जाता है तो आपके हस्बैंड को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बेटी की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बेटी को उनसे मिलने नहीं देंगे तो वो फैमिली कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लेके बच्ची से सुपरवाइज विजिट्स कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे वो अप्लाई भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि उनको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो सिर्फ मैं जो मेरे पास कभी कभी बड़े आते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है उनकी कहानी सुन के कि जी ये हमारे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो मिल भी रहे हैं, उनको परमिशन भी मिल गई है और वो वीज़ा भी अप्लाई करें। तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि प्लीज़ उनकी फ़िक्र ना करें, अपनी लाइफ गुजारें, शुक्र करें आप सेपरेटेड हो गए। अगर आपका खुदा न खास्ता अब्यूसिव रिलेशनशिप थी कि यू आर नाउ इंडिपेंडेंट, उनको वीज़ा मिलना ही मिलना है, अगर उनके अच्छे लॉयर हुए तो वो निकलवा लेंगे। तो आप अपने आप को और स्ट्रेस में ना लेके आएँ, ये बातें सोच के अपनी लाइफ गुजारें। बी हैप्पी, यू हैव अ वंडरफुल चाइल्ड विद यू और चिल्ड्रन विद यू, लिव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, हैप्पी न्यू ईयर सर एज वेल। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सर। हेलो, आई थिंक आपकी लाइन गिर गई, आई डू अपोलोजाइज। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये पूछना है जी कि एक कानून है कि अगर किसी ने स्पाउस वीज़ा लेने के वक्त होम ऑफिस से कागजात में हेरा फेरी की तो उसका वीज़ा अगर लग भी गया तो फ्यूचर में अगर होम ऑफिस पता चला कि ये इसने हमारे साथ चक्कर किया तो फिर वो वीज़ा जो है वो फ्यूचर में रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ओके। हमारा एक मसला है कि मैंने एक पैसे आदमी को दिए थे उसका 60,000 पाउंड के उसके वो स्पाउस का वीज़ा लग जाए तो साथ ये लिख कर दिया था कि ये पैसे मैं तुम्हारे ही हैं अभी मैं वापस लेने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन अंदर से ये बात नहीं थी। जैसे ही वीज़ा लगा मैंने दूसरे दिन जाकर उसके बैंक से मुझसे कहा कि पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उसने कर दिए। तो अब वो फिक्रमंद है कि अगर होम ऑफिस को पता चल गया तो क्या ये मेरा वीज़ा जो है ये रिफ्यूज़ हो सकता है या इसमें क्या कुछ कानून कहता है ये बता दें। थैंक यू। ऑलराइट, देखिए मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपकी क्या रिलेशनशिप थी उनके साथ कि आपने उनको 60,000 पाउंड दिए। बिकॉज जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको सेविंग, अगर आप ये बात करें कि जी उनको इसलिए दे कि उन्होंने सेविंग शो करनी थी तो सेविंग आपको 6 महीने के लिए शो करनी पड़ती है। और अगर वो सेविंग नहीं थी, उन्होंने आपसे पैसे बोरो किए थे तो फिर ज़ाहिर बात है उनको होम ऑफिस को बताना चाहिए था कि जी ये पैसे मेरे नहीं थे, मैंने किसी से बोरो किया और मैं वापस दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ स्पेकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज आपकी बात बहुत ग्रे है, बहुत वेग है, बहुत ग्रे एरिया के अंदर है। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग और आपको भी परेशान करूँ उनको भी करूँ। आप आराम से जाके किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास इस मामले में एडवाइस लें बिकॉज ज़ाहिर बात है काफ़ी और सवाल आपसे पूछने पड़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप थी, क्यों आपने पैसे दिए, अगर आपने ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए दिए थे तो किस तारीख को दिए। बिकॉज सारी बात है जो कानून में नई चेंज आई है, थर्ड पार्टी वापस खुल गई है सपोर्ट उनके लिए जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं खुली, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बैक डोर से ये सारा कुछ शो कर सकते हैं। तो वो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि अप्लाई कब किया था। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जहाँ पहले थर्ड पार्टी सपोर्ट अलाउड नहीं थी, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का उन्होंने नया क्लॉज बीच में डाल दिया है, उसकी वजह से काफ़ी और विंडोज़ खुल गई हैं लोगों के लिए अपने पैसे पूरे शो करने के लिए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी। तो मैं ना आपको डराना चाहता हूँ ना मैं आपको कोई दिलासा देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ट्रूथफुली और ऑनेस्टली डील किया करें, नॉट इवन विद द होम ऑफिस, अपनी लाइफ में हर चीज़ के ऊपर। तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी लिटिगेशंस होती हैं, फिर भी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो बहुत कम प्रॉब्लम होगी लाइफ में आपको। लेकिन ये मैं आपको आपके बारे में नहीं कह रहा, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। सो आई विश यू द बेस्ट। इन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने केस को डिस्कस कीजिए। आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट फॉर्मेट फॉर दैट हमारा शो। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं एक सवाल करती हूँ कि नीस पाकिस्तान में शी इज 23-24 आई थिंक, तो मैं उसके लिए स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, तो क्या रिक्वायरमेंट है प्लीज? ओके, बड़ी मेहरबानी मेरे पास है। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। देखें, पहली बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होम ऑफिस देखना चाहता है कि ये जेन्युइन विजिटर है और ये वापस जाएगा या नहीं। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं एक बात हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एप्लीकेंट है वो अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखे और देखे कि उनका लिविंग कॉस्ट कैसी है और किस तरह के उनके खर्चे चल रहे हैं। आपकी नीस की केस में इतनी यंग है तो मे बी उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस की वो एक डिटेल लेटर के अंदर होम ऑफिस को लिख के दें और ये बताएं कि वाई विल शी गो बैक। अगर उनका कोई फ्यूचर है मेडिसिन में, किसी और चीज़ में, बिजनेस में, या वो कोई डिग्री अपनी अचीव करना चाहती है, यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया उनको, कुछ 23 तो प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी में होंगी, वो सारी चीज़ें होम ऑफिस को लिख के दें कि वाई वुड शी गो बैक। और फिर आप उनको ज़ाहिर बात है इधर अकोमोडेशन दे रही हैं तो वो तो आप लिख के देंगे एंड देन वीज़ा उनका अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि विजिट वीज़ा में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग इतना डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिनके मल्टीपल वीज़े पहले लगे होते हैं और होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देता है। तो अगर कोई उनका फॉर्मूला होता ना जिसकी बेसिस पे वीज़ा वो हर हाल में विजिटर का देते तो यकीन करें आई वुड बी अ वेरी रिच पर्सन। सिर्फ हम उनको ये कॉम्पिटेंट एडवाइस दे सकते हैं कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे सकते हैं आप दे दें। फिर लोग मुझे अक्सर मुड़ के कहते हैं विजिट वीज़े के ऊपर कि तारिक भाई बस आप बैलेंस बता दें कितना हमारे अकाउंट में, 10 लाख 20 लाख।
वो भी उल्टा आपको पड़ जाता है। बिकॉज अगर आप एकदम 10 लाख दिखाते हो, कहते हैं जी पैसे कहाँ से आए, या बोलते हैं जी सेविंग थी और मैं 3 लाख 4 लाख इसमें से ट्रिप में लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो फिर होम ऑफिस मैंने खुद रिफ्यूज़ल देखे हैं, मुड़ के कहते हैं अच्छा जी आपकी सेविंग का एक ही दफ़ा 40% आप लगा देंगे एक ट्रिप के ऊपर। तो वो जब आपको पढ़ने पे आए तो किसी वजह से भी पढ़ जाते हैं। जो मैंने सक्सेसफुल एप्लीकेशंस देखी हैं ये वो वाली होती हैं जो अपनी पूरी फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टेंसेस एक डिटेल्ड ऐसे की सूरत में अपने कवरिंग लेटर में भेजते हैं होम ऑफिस को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, चाहे उसमें पैसा हो या ना, और दिखाते हैं कि उनकी लिविंग कॉस्ट किस तरह मीट हो रही हो, और अपना डिफाइन करते हैं पर्पस क्या है ट्रिप का। और ये सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में डालते हैं कि वाई वुड दे गो बैक टू देयर होम कंट्री इस ट्रिप के बाद। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, मुझे पहले ही बताया गया कि आंसर वुड बी आफ्टर द ब्रेक, सो प्लीज बी पेशेंट विद मी, लेकिन अपना सवाल आप पूछ लें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो थैंक यू, आप जो इतने अच्छे से सबको हर क्वेश्चन। सर जी 2019 का 2.5 पाउंड मार्केटिंग का पहला आपका हुआ सर, बड़ी मेहरबानी। हेलो जी जी सर। हाँ जी, सवाल सर मेरा सवाल ये है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ अप्रैल में, और मैं यहाँ पे यूरोपियन डिपेंडेंट वीजा पे हूँ, EU2 वीजा पे, और जो वीजा है वो दिसंबर ये साल तक वैलिड है, और मैंने अप्रैल में जाना है और अप्रैल में मेरी वापसी है। मैंने टिकट पहले से एडवांस करके बुक रखी है। अगर मैं इंडिया चला गया और ब्रिट एग्जिट हो गया, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस गलत हो गए पर मेरा वीजा वैलिड, तो मैं वापस आ सकता हूँ ना यूके? ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ ब्रेक के बाद, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप थोड़ा पेशेंस मेरे साथ शो करें, बिकॉज मुझे उन्होंने पहले ही कहा था कि हम ब्रेक पे जाएंगे इस कॉल के बाद, तो ब्रेक पे आके सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा और उसके बाद वी गोना टेक सम मोर कॉल्स। अगेन जिस तरह मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि देयर इज़ अ ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, लेकिन जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो यही करता हूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे जाने लगे, ब्रेक के बाद I'll take some more calls on the final session, so I see you after. Welcome back to the show, Immigration with Tariq। शो पे जाने से पहले किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी मैं इंडिया जा रहा हूँ, कौन से मंथ में, आई थिंक आपने कहा मैं अप्रैल में जा रहा हूँ 2019 में, और दिसंबर तक मेरा वीज़ा वैलिड है, मैं यूरोपियन डिपेंडेंट हूँ, तो मैं डर रहा हूँ कि वापस आऊँ ब्रेक्सिट की वजह से कुछ हो ना जाए। सर जी पहली तो बात है इनको खुद नहीं पता कि ब्रेक्सिट में इन्होंने क्या करना है। हाँ अभी तक तो ये डेट है कि मार्च 2019 में हम लोग ब्रेक्सिट से बाहर आ जाएंगे, जो उन्होंने डेट इनिशली दी थी, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ट्रांजिशनल अरेंजमेंट पे आपका बिल्कुल वैलिड रहेगा वीज़ा, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अभी ब्रेक्सिट के साथ क्या होना है किसी को भी नहीं पता। वो अभी मीटिंग्स चल रही हैं, आज खुद वो आई थिंक कोई एक वोट हुआ था कॉमन्स में, शी लॉस्ट थ्रीसा में, अभी इसके ऊपर और डेवलपमेंट होगी। लेकिन जिन लोगों के वीज़े लगे हुए हैं आप घबराएं नहीं, आइदर वे यू आर सेफ, आइदर ब्रेक्सिट की डील विल गो अहेड, नई डील होती है, जिनको वीज़े मिले हुए हैं दे आर सेफ, जो नए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट लगेगी, उनके ऊपर एक डेडलाइन आ जाएगी कि इससे पहले पहले आपने अपने आप को सेटल करना है। वो क्या सब कुछ होगा वो अभी किसी को भी नहीं पता, बिकॉज द गवर्नमेंट ने जो इनिशियल प्लान बनाया था इट सीम्स एज इफ इट्स गोना फॉल अपार्ट एंड दे हैव टू कम अप विद अ न्यू प्लान। लेकिन जो ऑलरेडी इधर बैठे हुए हैं उनको इन चीज़ों से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, सो रिलैक्स करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा तारिक साहब, मैं लंदन से ही बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास मुझे 2016 में इंडेफिनेट मिली थी, पहले मेरे पास 3 साल की डिस्क्रिप्शनरी लीव थी जी। तो अभी क्या प्रॉब्लम है सर जी, मैं जब भी वापस आता हूँ तो मुझे इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं, बिठा लेते हैं उधर, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई होम ऑफिस को लेटर लिखना चाहिए या इसके लिए मुझे क्या करना? अली भाई आप पाकिस्तान से परेशान करते हैं? आप पाकिस्तान से अली भाई? जी जी मैं पाकिस्तान से। आपकी शक्ल नवाज शरीफ से तो नहीं मिलती अली भाई? शक्ल नवाज शरीफ से तो नहीं मिलती? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। Alright, लेकिन हर दफा मुझे रोक लेते हैं और 3 दफा इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर जो एशियन है वो रोकते हैं। जब कोई गोरा होता है, मैं बहुत दफा आता जाता रहता हूँ पाकिस्तान, तो जब भी ये एशियन होते हैं मुझे 3 दफा उन्होंने 3 दफा स्टॉप किया इस साल में। तो मैं 2 हफ्ते के लिए गया, फिर भी रोक लेते हैं। 1 हफ्ते के लिए गया तो फिर भी उन्होंने मुझे स्टॉप कर लिया। ठीक है अली भाई, मैं आपको बड़ी अच्छी एडवाइस देता हूँ, जब भी ट्रैवल करें एक साथ किताब रख लें, ताकि वो जब भी आपको रोकें आप बैठ जाएं और किताब पढ़ना शुरू हो जाएं, तो आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और उन्होंने फिर आपको अंदर कर देना है। क्योंकि सर वो क्यों रोकते हैं, क्या देखते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, तभी मैंने आपसे मजाक किया कि आप नवाज शरीफ की तरह तो नहीं लगते।
तो यकीन करें कोई घबराने की बात नहीं है, बस एक किताब साथ एक अखबार साथ रख लिया करें। जब वो आपको कहीं बिठा दें, बोलें ठीक है थैंक यू, मुझे बता दो कितनी देर बिठाओगे ताकि मैं उस हिसाब से अखबार पढ़ लूँ। बिल्कुल रिलैक्स करें। बट आप होम ऑफिस को लिखेंगे भी सर, असल में चक्कर ये होता है कि जो बॉर्डर फोर्स पे लोग बैठे हैं उनका अपना दिमाग है सर, पता नहीं क्या सोचते हैं, आपको देख के पसंद आते हैं, आप उनको सोचते हैं कि थोड़ा आपसे बातचीत कर लें, इंप्रेस होंगे आपकी पर्सनालिटी से ये लोग। सो घबराने की बात नहीं है सर, रिलैक्स करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके ट्रैवल्स में अली भाई। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको भी बहुत बहुत नया साल आपको मुबारक। सर दिस शो, व्हाट डू यू मीन न्यू शो? सर वही शो है जो पहले था सर। लगता है 3 हफ्ते में आप बदल के हैं। और सर यकीन करें यही शो था पहले, पता नहीं कितने सालों से यही शो चल रहा है सर। तारक भाई बात ये है कि मैंने आपसे पहले एक दफा बात की थी, मैंने केस डाला था अपने बेटे का 7 ईयर का जी, तो उन्होंने मेरा ऑब्जेक्शन लगा के रिफ्यूज कर दिया था। तो अभी मेरा बेटा हो गया 10 साल का। ओके, तो अभी मैंने उसकी एप्लीकेशन डाली है तो उसकी नेशनलिटी आ गई है। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा ये है कि अभी उसका पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास आईडी कोई नहीं कोई, तो उसका पासपोर्ट कैसे अप्लाई होगा? एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि अभी हम उसके पीछे 6 आदमी हो रहे हैं। तो अभी हमने एप्लीकेशन डाली है, 2 बच्चे मेरे और 7 ईयर के। अभी हमने क्या इसको इंक्लूड करना पड़ेगा या इसको इससे निकालना पड़ेगा इस केस से? और आप ये मैं 2 सवाल प्लीज। और आप मुझे ये बता दें आप कि आपने कभी पहले असाइलम किया था या नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया सारा। ओके, ह्यूमन राइट पे ही आप रहे हैं। ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन है मेरी 7 ईयर की। पहले मैंने एक दफा डाला था जब मैं सेंटेंस में था, उस वक्त डाला था मैंने, मगर वो रिफ्यूज हो गया था असाइलम मेरा। हाँ डाला था ना, मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ कि आपने असाइलम डाला था? जी मैंने डाला था। बस हाँ, तो वो बता दें सर, कोई शर्माने की बात नहीं है। ओके सर, अब नहीं मैंने वो डाला, उसके बाद मैंने 7 ईयर का डाला था पहले, तो उसके बाद फिर वो भी रिफ्यूज हो गया था। अभी बाद में 10 साल की मैं नेशनलिटी डाली है तो वो आ गई है नेशनलिटी मेरे बेटे की। ठीक है। एक तो अभी पीछे हम 6 आदमी हो रहा है, तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी हम इसकी 2 अभी 7 ईयर की है, 2 6 साल के हैं पीछे। मैं बता देता हूँ इनकी हमने डाल दी एप्लीकेशन, तो क्या करें हम? प्लीज ये बता दो। थैंक यू। बिल्कुल सर, मैंने आपकी बात समझ ली। मैंने क्यों असाइलम का पूछा मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात है, जो आपका बच्चा माशाल्लाह ब्रिटिश हो गया है तो उसका तो आसान हाल है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी जाएँ, उधर से उसका आप बनवा लें पासपोर्ट उस बच्चे का, अपना बे फॉर्म के तहत उसका कार्ड बनवा लें और उस कार्ड को यूज़ करके आप उसका ब्रिटिश पासपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी बिकॉज यू आर पाकिस्तानी। आपका अगर नादरा नहीं बना तो पिछला रिकॉर्ड बे फॉर्म वगैरह होगा, उसमें इस बच्चे को ऐड करके आप इसकी आईडी पहले पाकिस्तान एम्बेसी से बनवा लें और फिर आप ब्रिटिश क्या कहते हैं जो होम ऑफिस है उनको एप्लीकेशन डाल दें उसके पासपोर्ट की, बिकॉज अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है तो जारी बात है बच्चा इज़ रजिस्टर्ड एज अ ब्रिटिश सिटीज़न। सो नाउ द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न। जो पासपोर्ट होता है वो ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत होता है, ये उस बात की इंडिकेशन नहीं है कि ही इज़ ब्रिटिश। ब्रिटिश सर्टिफिकेट मिल गया तो चाइल्ड इज़ ब्रिटिश। लिख तो आप आराम से जाके पाकिस्तानी एम्बेसी से उसका बनवा के आईडी और फिर ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर दें। जहाँ तक आप लोगों की बात है पूरी फैमिली की, क्यों मैंने आपसे पूछा कि कभी आपने असाइलम किया या नहीं, अब गौर से बात सुने। बिकॉज जो लोग असाइलम एक दफ़ा कर चुके हैं और सारी अपील राइट उनके एग्जॉस्ट हो गए हैं और वो कोई नया क्लेम अपना डालना चाहते हैं तो वो फिर लिवरपूल कॉल करके फ़्रेश क्लेम डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि फ़्रेश क्लेम की कोई फ़ीस नहीं होती, यानी कि जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं 4 5 आई डोंट नो कितने आपने बोला, वो सारे फ्री में ये फ्रेश क्लेम जमा कराएंगे होम ऑफिस में ऑन द बेसिस कि जिन बच्चों को 7 साल हो गए, एक बच्चा ब्रिटिश है, हमें इधर स्टे दिया जाए। वरना आपको पता है कि जो आपकी कॉस्ट है अब IHS 500 नहीं 1000 हो गया है और पर एप्लीकेंट की कॉस्ट 1033 है मेरे ख्याल से, तो ऑलमोस्ट 2100 एस्टिमेटेड कॉस्ट पर एप्लीकेंट बन जाती है अगर आप नया केस डालेंगे ह्यूमन राइट के ऊपर। लेकिन अगर फ्रेश सबमिशन जमा कराएंगे होम ऑफिस के लिवरपूल ऑफिस में जाके तो ये 2100 पर बंदा आपका बच जाएगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ जाके किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इसके ऊपर एडवाइस ले लीजिएगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सवाल है कि मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ स्टूडेंट वीज़ा से वो आई हुई है और उससे कंटिन्यू नहीं करना स्टडीज, तो उसका व्हाट स्टेटस उसका हो सकता है कि वो यहाँ लाइक परमानेंट वो यूके में रह सकती है और विदाउट हैविंग टू गेट टू स्टडी एंड
like that. So what status does she have? She can stay here, like by law. All right, thank you so much. देखें, पहली बात है, एज अ गुड सिस्टर आपको अपनी बहन को बोलना चाहिए कि पढ़ाई करो, और अगर पढ़ाई नहीं कर सकती, यू गो बैक टू योर होम कंट्री। प्लीज़ किसी भी तरीके से कोई ऐसी एप्लीकेशन ना डालें जो कि करेक्ट ना हो, उनका फ्यूचर तबाह हो जाए। बिकॉज ज़ाहिरी बात है कि अगर आप इधर कोई इस टाइप की एप्लीकेशन डालते हैं जो अनसक्सेसफुल होगी और कोई प्रॉब्लम्स आगे आ जाएँ, तो ज़ाहिरी बात है इफ़ टुमारो शी वांट्स टू गो टू अमेरिका, कनाडा, कहीं भी, तो ये चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं कि वो जी आपने तो वहाँ ये किया वो किया। सो मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा कि बिल्कुल आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके उनके हालात डिस्कस कर लें, लेकिन प्लीज़ बेहतर ये है कि उनको बोलें अपनी स्टडी को परस्यू करें, और अगर किसी वजह से वो अपनी स्टडी को परस्यू नहीं कर पा रही, देन टेल हर टू गो बैक टू आवर होम कंट्री, एंड आई होप वहाँ जाके पढ़ लें थोड़ा सा, एंड देन व्हाटएवर शी वांट्स टू बिकम इन अ लाइफ वो वहाँ जाके उसको परस्यू कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तो भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर आपसे दो क्वेश्चन थे, अगर आप कहा मैंने परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया था तो बैक इन 2017, लेकिन मुझे डिसीजन लेटर भी आ गया, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट भी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने रिटर्न कर दिए, लेकिन मुझे जो है ना डीम लेटर नहीं उन्होंने सेंड किया कि मेरी जो परमानेंट रेजिडेंस है वो मैंने एक्वायर्ड किस डेट को की है, जिसकी वजह से अब मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो जो अभी मेरे पास आया है वो इश्यू हुआ है मई 2017 में, तो ये मुझे अब नहीं पता सिटीजनशिप के लिए मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ। आपने यूरोपियन लॉ के अंडर किया होगा ना? जी, मुझे पहले रिटेन राइट्स मिले थे आफ्टर डिवोर्स। नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको भी बता दूंगा, मैं समझ गया आपके साथ क्या हुआ है। और क्या सवाल है आपका? और दूसरा ये क्वेश्चन था मेरा कि ये जो FPNs होते हैं, सॉरी PCNs, ये इफेक्ट करते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप को? क्योंकि लास्ट मेरे तकरीबन 10 इयर्स में जस्ट मेरे 3 टोटल PCNs पेनल्टी नोटिसेस, वो भी पार्किंग टिकट, नथिंग एल्स, तो ये कोई इफेक्ट तो नहीं करेंगे सिटीजनशिप पे? आपकी रिश्तेदारी है ज़रदारी नवाज शरीफ से? हाँ जी, वो तो है। बस फिर इफेक्ट आपको तो पक्का करेंगे मेरे भाई। नहीं सर, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरे कोई ऐसे रिलेशंस नहीं है। ऑलराइट, आप फोन रख दो, आई टेल यू द आंसर। थैंक यू यार। देखें, यूरोपियन लॉ के तहत आई विल गिव अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन कि वो वाइड एप्लीकेशन है कि अगर आप चाहें तो वो आपका इंडेफिनेट 1 साल 2 साल 3 साल बैकडेट करके भी दे सकते हैं, अगर आप अपने 5 साल के ट्रीटी राइट्स शो कर दें। जो आपने अपना सवाल पूछने की कोशिश की, गुजारी बात है कि अगर वो आपको बैकडेट कर देंगे तो फिर आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी नेशनैलिटी के लिए, यू कैन इमीडिएटली अप्लाई। तो क्योंकि आपने रिटेंशन के बाद अप्लाई किया, इट सीम्स एज इफ़ कि उन्होंने आपका बैकडेट नहीं किया, बिकॉज अगर बैकडेट करना होता तो वो 7 लेटर ज़रूर आपको देते। लेकिन अगर आप फिर भी श्योर नहीं है तो एक रिक्वेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं SAR रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, जो ऑनलाइन आप करते हैं। अपनी आप वो कर दो, फ्री ऑफ चार्ज है ऑनलाइन, और होम ऑफिस विद इन 40 डेज़ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है 25-30 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपके पूरे केस हिस्ट्री दे देते हैं। तो वो जब आप मंगवाओगे तो उसमें नोट्स होंगे कि आपको किस तारीख से उन्होंने इंडेफिनेट दिया है, तो वो आप चेक कर लेना। अगर उसमें बैक डेट है तो यू गुड। जब आप अपनी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन नेशनलाइजेशन की डालोगे तो आप वो वाला SAR में से वो पेज फाड़ के साथ लगा देना कि देखें जी ये इंटरनल रिमार्क्स हैं कि इस डेट से मुझे इंडेफिनेट मिला, जो कि 1 साल पुरानी डेट है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा कमेंट नहीं लिखा और वही डेट है जो आप अभी आपके कार्ड पे है, देन वेट फॉर 12 मंथ्स। और जहाँ तक फिक्स पेनल्टी नोटिस की बात है, भाई अगर आप बहुत कंसिस्टेंटली अपने आप को फ़ाइन करवा रहे हो तो फिर वो गुड करेक्टर में आता है, अदरवाइज़ नहीं। तभी मैं आपसे जोक कर रहा था कि आया आप ज़रदारी या नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं या नहीं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, आई थिंक ये मेरी आखिरी कॉल होगी इस शो में, एंड देन आई विल आंसर एंड देन आई विल डू सम क्लोजिंग रिमार्क्स। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी तारिक भाई, मेरा क्वेश्चन है जी कि मैंने अपनी एप्लीकेशन FLR FP तकरीबन 23 मंथ्स अगो सबमिट की थी, तो अभी तक मुझे उसका कोई रिस्पांस वगैरह नहीं मिलेगा। इवन के मैंने सोलिसिटर ने भी कुछ लेटर लिखे उनको, इवन के मैंने अपने MP से भी बोला एक दफ़ा, उसने उनको तकरीबन 7 माह पहले ईमेल करी थी। तो
बहरहाल अभी तक मुझे कोई डिसीजन नहीं मेरा ले रहे, 2 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं। जी जी। तो इवन मेरे बच्चे हैं 2 इधर जो बोर्न है इधर के, माशाल्लाह, ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास, पर कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आप इसके बारे में मुझे क्या एडवाइस देते हैं? सर जी लॉटरी के 6 नंबर भी पूछ लें। मैं भी बताता हूँ मैंने क्यों बात बोली। अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये ना पूछा करें कि होम ऑफिस टाइम कितना लेगा, मुझसे सीधा सीधा लॉटरी के 6 नंबर पूछ लिया करेंगे, मैं बताऊँगा और अगर निकल आई तो मुझे भी मेरा एक हिस्सा दे दीजिएगा, वो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने सारे स्टेप्स बिल्कुल सही लिए कि आपने अपने लॉयर को बोला, वो धड़ाधड़ लेटर लिख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बेशक वो ना लिखें, एमपी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आप अपने एमपी के पास गए और बस एमपी के पास ही जाते रहें, एमपी उनको ख़त लिखता रहे एंड आई होप कि इंशाल्लाह ताला वेरी सून आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन यकीन करें जी कि अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला होता ना कि होम ऑफिस कितनी जल्दी डिसीजन देता है तो यकीन करें आई बी वेरी रिच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केस वर्कर टू केस वर्कर डिपेंड करता है। होम ऑफिस इज़ वेरी बिजी, MP इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू और सब्र से काम लें। येस कुछ क्रैक्स पे केस गिर जाते हैं और यकीन करें डेढ़ एक साल लग जाता है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। मुझे बताया जाता है कि हमारा शो का टाइम ख़त्म होने को आया। येस इट वाज अ प्लेजर कमिंग बैक टू द शो बिकॉज एज यू नो 3 weeks आई हैडंट डन अ शो, सो इट वाज अ प्लेजर कमिंग बैक ऑन स्क्रीन। और अब इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना सिलसिला रखें। बल्कि आज सुबह मैं काफ़ी दूर गया हुआ था कोर्ट में, आई मेड श्योर कि मैं वापस आके शो करूं बिकॉज अदरवाइज फिर 4 week हो जाते, बट आई विल कीप कि हम लोग एवरी वीक अब शो करें। बट आई एम बैक now in the country और अल्हम्दुलिल्लाह we'll carry on every week with the show। जहाँ तक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे there would be an email, तो अगर आपकी कोई क्वीरीज आप उस पर भेज दें, बट मोर इम्पॉर्टेंटली सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपके सवाल हैं there is a good possibility जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो शो को तो आपको जवाब मिल जाए, बिकॉज मे बी किसी और ने वही सवाल किया हो। ख्याल रखें। और जो मैंने आपको 3 हफ्ते पहले भी बोला था कि आइंदा से ये नहीं मैं बोलूँगा कि ड्राइव सेफली, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ मेडिकल, अगर आप यहाँ वीज़े पे हैं, आपको पता है मेडिकल आपका फ्री है, सो प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो जाके कम से कम महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा अपने जीपी के पास चक्कर मार लें और इन चीज़ों को टेस्ट करा लें। तो प्लीज़ डू दैट। अपना ख्याल रखें आप, और आपसे अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफ़िज़।